नमस्कार। आज तारीख है 27 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये चारों ही मुद्दे काफी अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन हाँ, अलग हैं, लेकिन इनका असर सीधे तौर पर भारत की वैश्विक और आंतरिक स्थिति पर पड़ता है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री की हाल की इजराइल यात्रा और पश्चिमी एशिया में भारत के कूटनीतिक संतुलन को समझेंगे। और दूसरा मुद्दा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। बिल्कुल। विज्ञान वाले हिस्से में हम NVS-02 सैटेलाइट के संदर्भ में इसरो की पारदर्शिता का विश्लेषण करेंगे। फिर तीसरा विषय अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़ा है, जहां 2014 से 2025 के बीच भारत में आय की गतिशीलता यानी इनकम मोबिलिटी के विस्तृत डेटा पर नजर डालेंगे। और अंत में हम रणनीति और ऊर्जा पर बात करेंगे। जी, यूनियन बजट 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत की जो नई नीति आई है उस पर। तो चलिए कूटनीति के मैदान से ही शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की यरूशलेम की 24 घंटे की यात्रा काफी चर्चा में रही है। ये यात्रा कई मायनों में अहम है। हाँ, क्योंकि देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और सबसे बड़ी बात, द्विपक्षीय संबंधों को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया है। जी, ये कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है ना? और इसके अलावा AI, कृषि और शिक्षा में 15 से अधिक MOU साइन हुए हैं। साथ ही अगले 5 वर्षों में 50,000 भारतीय श्रमिकों को इजराइल में रोजगार देने का एक बड़ा समझौता भी हुआ है। अगर हम UPSC के विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो इस यात्रा की जो टाइमिंग है, हाँ, टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, टाइमिंग का विश्लेषण करना सबसे जरूरी है। इजराइल इस वक्त गाजा में भारी जनहानि के कारण, मतलब आंकड़ों के अनुसार 72,000 से अधिक मौतों के कारण वैश्विक अलगाव का सामना कर रहा है। और वेस्ट बैंक की नीतियों को लेकर भी तो फ्रांस, UK और जर्मनी जैसे देशों ने कड़ी निंदा की है। सही कहा। तो ऐसे अलग-थलग बड़े माहौल में यह यात्रा इजराइल के लिए बहुत मायने रखती है। और अगर हम नेतन्याहू की घरेलू राजनीति पर गौर करें तो उनके लिए यह यात्रा एक बड़ी राहत है। मतलब आगामी चुनाव और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच। और 2023 की सुरक्षा चूकों की जवाबदेही का जो दबाव उन पर है, उसके बीच ये अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उन्हें राजनीतिक मजबूती देता है। नेसेट यानी इजराइल की संसद में दिए गए भाषण का संदर्भ भी यहाँ समझना होगा। भाषण में कई कूटनीतिक बारीकियां थीं। हाँ, जैसे कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा शांति पहल, जिसे हम 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, उसका समर्थन किया गया। अक्टूबर 2023 के हमास हमले का जिक्र भी हुआ, लेकिन गाजा की मौतों पर एक स्पष्ट चुप्पी बनाए रखी गई। एकदम सही, मौतों पर चुप्पी थी। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस यात्रा से I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC जैसे क्षेत्रीय पहलों को तो जरूर गति मिलेगी। लेकिन भारत के लिए चुनौती भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। भारत को अरब देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संतुलन और शांति के सिद्धांतों को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। मतलब लेख के आधार पर कहें तो किसी एक पक्ष की ओर पूरी तरह झुकने से बचना होगा। जी, क्योंकि कूटनीति में संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी होती है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से अब सीधे देश के अंदर विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं। इसरो और उनके NVS-02 मिशन से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट आई है। ये संस्थागत पारदर्शिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, 29 जनवरी 2025 को GSLV रॉकेट से लॉन्च किए गए NVS-02 सैटेलाइट की विफलता पर इसरो ने एक तकनीकी समिति की रिपोर्ट जारी की है। और विफलता का कारण क्या बताया गया है रिपोर्ट में? कारण बहुत ही तकनीकी लेकिन हैरान करने वाला है। इंजन की ऑक्सीडाइजर लाइन में एक वॉल्व तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइमरी और बैकअप दोनों लाइनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्टर ढीला हो गया था या शायद पूरी तरह विफल हो गया था। मतलब इतने बड़े मिशन में एक कनेक्टर की वजह से विफलता आई। जी, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इसरो ने तुरंत इन गलतियों से सीख ली और 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 द्वारा GSAT-7R का सफल लॉन्च किया। अपना फेलियर एनालिसिस सार्वजनिक करना एक बहुत ही परिपक्व और अच्छी पहल है। हाँ, अपनी गलती मानना आसान नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक कमी भी है जिस पर लेख में बात की गई है। वो क्या है?
प्रेस स्टेटमेंट में ये साफ नहीं किया गया कि वो कनेक्टर आखिर ढीला क्यों हुआ। मतलब क्या ये किसी की मानवीय भूल थी या फिर निर्माण में कोई खामी रह गई थी? एकदम सही। जब तक ये क्यों स्पष्ट नहीं होता, पारदर्शिता थोड़ी अधूरी लगती है। लेकिन फिर भी जब एक प्रतिष्ठित संस्थान बिना किसी को दोष दिए अपनी कमियों को सामने रखता है तो इससे जनता का विश्वास मजबूत ही होता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसरो को पिछली विफलताओं के बाद अपने उस बचाव वाले खोल से बाहर आना ही चाहिए, और ये रिपोर्ट उसी दिशा में एक कदम है। कूटनीति और विज्ञान के बाद अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज का। ये विषय सीधे आम आदमी से जुड़ा है। इनकम मोबिलिटी वाला डेटा। जी, CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 2014 से 2025 के बीच परिवारों की आर्थिक स्थिति में आए बदलावों का डेटा दिया है। इसमें 2014 को आधार वर्ष माना गया है। और ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं? तस्वीर काफी चिंताजनक है। डाउनवर्ड मोबिलिटी यानी आर्थिक स्थिति का नीचे गिरना 2015 के 14% से दोगुना होकर 2025 में 26.8% हो गई है। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। और अपवर्ड मोबिलिटी का क्या हाल है? अपवर्ड मोबिलिटी 14.1% से बढ़कर 23.5% हुई है। मतलब ऊपर जाने की रफ्तार नीचे गिरने की रफ्तार से काफी धीमी है। 2025 तक हर 4 में से एक परिवार 2014 की तुलना में बदतर स्थिति में आ गया है। अगर हम इसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखें तो ग्रामीण बनाम शहरी का जो विभाजन है वो बहुत स्पष्ट है। वो कैसे? ग्रामीण इलाकों में 29% परिवार बदतर स्थिति में हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इसका सीधा अर्थ है कि जो आर्थिक लाभ हुए हैं वो बहुत असमान रूप से बटे हैं। हाँ, लेख में सामाजिक और धार्मिक विभाजन का भी तटस्थ रूप से जिक्र किया गया है। स्रोत के अनुसार वे आंकड़े क्या कहते हैं? लेख के अनुसार OBC और SC परिवारों में डाउनवर्ड मोबिलिटी में भारी वृद्धि हुई है, जबकि ST परिवारों में कुछ सुधार दिखा है। और धार्मिक आधार पर? धार्मिक आधार पर लेख बताता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परिवारों में डाउनवर्ड मोबिलिटी बढ़ी है, विशेषकर चुनाव वर्षों के आसपास। और लेख के मुताबिक भेदभाव ने मुसलमानों की अपवर्ड मोबिलिटी को सीमित किया है। बिल्कुल ऐसा ही दर्ज है। वहीं सिख और ईसाई परिवारों ने शुरुआती वर्षों में बेहतर अपवर्ड मोबिलिटी दिखाई थी। इसमें कोविड-19 का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, 2019 के बाद जो महामारी आई, महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट का असर अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर पर लंबे समय तक रहा है। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? मुख्य विचार ये है कि केवल हेडलाइन ग्रोथ यानी सिर्फ GDP के नंबर बढ़ना ही काफी नहीं है। असमानता जब जड़ जमा लेती है तो वो मोबिलिटी को रोक देती है। तो समाधान क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर बहुत गंभीरता से नीतिगत ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तो सही बात है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ही एक और रणनीतिक विषय पर आते हैं। यूनियन बजट 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत की जो नई नीति आई है, ये भारत के भविष्य की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसमें एक बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिला है। 3 साल पहले तक लिथियम जैसे खनिजों को परमाणु खनिज की श्रेणी में रखा जाता था, और अब उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। बिल्कुल, अब वे भारत की औद्योगिक और कूटनीतिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बन गए हैं। जनवरी 2025 में 16,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया। और इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक सूची भी तैयार की गई है। जी, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी तो बहुत बड़ी हैं। चीन है। चीन के पास वैश्विक मिनरल प्रोसेसिंग क्षमता का 90% नियंत्रण है। 90%? ये तो पूरा एकाधिकार है। लेकिन भारत के पास भी एक बहुत मजबूत पक्ष है। भारत के पास तांबा, ग्रेफाइट और टाइटेनियम को 99.9% शुद्धता तक प्रोसेस करने की क्षमता पहले से मौजूद है। तो इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके कार्यान्वयन के लिए 3 स्पष्ट प्राथमिकताएं हैं। पहली है मांग बढ़ाना यानी डिमांड क्रिएशन। और बजट में इसके लिए कदम भी उठाए गए? हाँ, प्रोसेसिंग के लिए कैपिटल गुड्स पर से आयात शुल्क को हटा दिया गया है, ताकि घरेलू स्तर पर EV, सोलर और बैटरी निर्माण को गति मिल सके। एकदम सही। दूसरी प्राथमिकता है AI आधारित खोज, मतलब एक्सप्लोरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। जी, वित्तीय वर्ष 2031 तक 1200 नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 9 खनिजों के लिए टैक्स छूट दी गई है। और मिशन अन्वेषण के तहत AI का उपयोग करके नए खनिजों की सटीक खोज की जाएगी। इससे समय और संसाधन दोनों बचेंगे।
और जो तीसरी सबसे अहम प्राथमिकता है वो है भू राजनीतिक साझेदारी। ये भी कूटनीति से जुड़ गया। बिल्कुल। रेयर अर्थ मैग्नेट और बैटरी सप्लाई चेन में जिस तरह के वैश्विक व्यवधान आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना तो हम सिर्फ कच्चा माल ही निकालते रह जाएंगे। सही कहा। इसलिए मजबूत साझेदारी करना सबसे जरूरी है ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकें। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भारत वैश्विक पटल पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो इजराइल के साथ मजबूत होती कूटनीति हो या क्रिटिकल मिनरल्स के जरिए तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की महत्वाकांक्षा। लेकिन इन बड़ी बाहरी महत्वाकांक्षाओं की जो सफलता है वो हमारी आंतरिक स्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे इसरो के उदाहरण में हमने देखा कि आंतरिक संस्थागत पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है घरेलू आर्थिक स्थिरता। जो हमने आय की गतिशीलता वाले डेटा में देखा कि कैसे असमानता बढ़ रही है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना सही रहेगा। जी, यदि भारत का भविष्य एआई और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर है, तो क्या बढ़ती आय असमानता हमें वो कुशल वर्कफोर्स तैयार करने देगी जो इन महत्वाकांक्षी तकनीकी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है? ये सोचने वाली बात है कि क्या तकनीकी विकास और सामाजिक समानता सच में एक साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।